नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके चैनल दृश्यम आईएएस पर। पिछले सेशन में हम लोगों ने मौर्योत्तर काल के समाज और धर्म को देखा था। अब इस सेशन में मौर्योत्तर कालीन अर्थव्यवस्था को देखते हैं। मौर्योत्तर काल की जो अर्थव्यवस्था है वो समृद्धि के काल के तौर पर जानी जाती है। बहुत आर्थिक रूप से समृद्ध थी ये अर्थव्यवस्था मौर्योत्तर काल की। क्या कारण थे कि मौर्योत्तर काल में अर्थव्यवस्था का इतना विकास हुआ? पहले इसको जान लेते हैं। क्योंकि व्यवसायों की संख्या में वृद्धि हो रही है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे व्यापार, वाणिज्य, आंतरिक व्यापार, बाह्य व्यापार दोनों में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। तो इन सब के क्या कारण थे, उन कारणों को संक्षेप में पहले देखते हैं। समृद्धि के कारण सबसे पहले राजनीतिक कारण देख पे चर्चा करते हैं। देखिए, मौर्योत्तर काल में आप देखेंगे जो भी राजवंश हैं वो एक तो अपने यहां, चूंकि सबसे पहली वजह तो यही है कि कृषि का खूब विकास हो रहा है। कृषि का विकास हो रहा है, विविध फसलीकृत कृषि हो रही है, फसलों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कृषि अधिशेष की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई, नए नए जंगलों को साफ कर कर नए नए कृषि का विकास हो रहा है, भूदान दिया गया ब्राह्मणों को और विद्वान वर्गों को या सामंतों को, सैनिकों को। तो उससे कृषि का बहुत विकास हो रहा है, कृषि अधिशेष बढ़ रहा है, संभावनाएं इससे बढ़ रही हैं अन्य उद्योगों के लिए, शिल्प के लिए, व्यापार वाणिज्य के लिए। शासक अच्छी सड़कों का निर्माण करवा रहे हैं, सिक्कों का प्रचलन करवा रहे हैं। आप देखेंगे तो कुषाण कालों में व्यापक तौर पर सिक्कों का प्रचलन हुआ, सोने, शुद्ध सोने से लेके शीशे तक के सिक्के मिल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा चुंगी की व्यवस्था, चुंगी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इन सब कारणों से एक अनुकूल राजनीतिक वातावरण मिल रहा है आर्थिक समृद्धि के लिए। अगर सामाजिक कारणों की बात की जाए तो उस समय का जो समाज था वो बहुत ही समरसतापूर्ण और शांतिपूर्ण समाज दिखाई देता है। बहुत सारी विदेशी जातियां आई, समाज में सम्मिलित हुई, जो कि व्यवसाय को वरीयता देती थी, उसका भी प्रभाव पड़ा। तो समाज की जो व्यवस्था है कुल मिला के व्यापार व्यवसाय के अनुकूल दिखाई पड़ रही है। उसके अलावा आर्थिक कारणों की बात करें, आर्थिक कारणों में सिक्कों का प्रचलन, जैसा मैंने बताया, कृषि अधिशेष की स्थिति, आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के शिल्पों का विकास दिखाई दे रहा है। मिलिंद पन्नों से पता चलता है, नागसेन की पुस्तक है मिलिंद पन्नो, मिलिंद पन्नो। अगर इससे इसके वर्णन को देखें तो जहां बुद्ध काल में यह कहता है कि 18 शिल्प थे, वहीं मौर्य काल में बढ़कर 24 हो जाते हैं, परंतु मौर्योत्तर काल में इनकी संख्या 75 तक पहुंच जाती है। 75 प्रकार के शिल्पों का उल्लेख कर रहे हैं मिलिंद पन्नों में नागसेन मौर्योत्तर काल में। तो काफी तीव्रतर वृद्धि दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इतने तरह के शिल्पों का विकास हुआ, उसका मुख्य कारण, उसका जो आधार था वो कृषि दे रहा था। कृषि के सरप्लस से ही यह संभव हो पा रहा था और राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा था सिर्फ व्यापार व्यवसाय को। इन सब कारणों से इसका विकास हो रहा है। तो शिल्पों का जब विकास हुआ, आंतरिक व्यापार बढ़ा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ा, सब समूचे कारणों से। हाँ, अगर भौगोलिक कारण भी एक दिखाई देता है,
भौगोलिक कारण में अगर देखें तो 45 ईस्वी के आसपास हिप्पालस ने जो है अरब सागर में चलने वाली मानसूनी हवाओं की खोज कर ली। इससे इनका अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो था वो भूमध्य सागर होते हुए मध्य एशिया और यूरोप तक पहुंच गया। रोम से व्यापार बढ़ा इनका, तो इससे व्यापार की वृद्धि से भी जो मौर्योत्तरकालीन अर्थव्यवस्था थी इसमें समृद्धि ज्यादा आती है। तो ये सारे कारण हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, उस समय की यथास्थितियों का कुछ उल्लेख करते हैं। विभिन्न फसलों की खेती में वृद्धि हुई। अगर कुछ तथ्य देखें, इसके प्रमाण देखें तो तक्षशिला से एक श्रृंगवेरपुर, तक्षशिला से एक और श्रृंगवेरपुर से 2 जलाशय का अवशेष मिल रहा है। इससे इनकी उन्नत सिंचाई का पता चल रहा है, सिंचाई व्यवस्था का। ठीक है, ये सिंचाई व्यवस्था पे काफी ध्यान दिया जाता था। नासिक के लेख में उद्यांत्रिक सिंचाई यंत्र के कारीगर का उल्लेख मिल रहा है। उद्यांत्रिक सिंचाई यंत्र का कारीगर था, इसका नासिक के लेख में उल्लेख मिल रहा है। गाथा सप्तशती में उल्लेख मिल रहा है किसका, तो अराह घट्टिका यानी रहट का उल्लेख मिल रहा है। ये सारे उल्लेख दिखा दे रहे हैं कि कृषि के विस्तार के लिए, उसकी वृद्धि के लिए सिंचाई की व्यवस्था शासकों के द्वारा की जा रही है, विभिन्न वर्गों के द्वारा की जा रही है, कृषकों के द्वारा स्वयं की जा रही है। शिल्प और उद्योग, शिल्पों की संख्या में वृद्धि हुई। मिलन पन्नों में जैसा मैंने बताया था, बुद्ध काल में 18, मौर्य काल में 24, मौर्योत्तर काल में 75 तक शिल्प हो गए। ठीक, धातु व्यवसाय में सोना, चांदी, तांबा, तीन लोहा, टीना का जो लोहा होता है जिसे सेमी स्टील कहते हैं, जिस पर जंग नहीं लगता था, इनका देख रहे हैं व्यवसाय। पेरिप्लस में उल्लेख मिलता है कि भारत निर्मित ऐसी लोहे की तलवारें बनाई जाती थी जिन पर जंग नहीं लगती थी। उनका अफ्रीका में निर्यात किया जाता था, अफ्रीकन देशों में उसकी बहुत मांग थी। वस्त्र उद्योग, कुछ प्रमुख वस्त्र उद्योग दिखाई देते हैं उस समय, जैसे बनारस रेशमी वस्त्र उद्योग था। ये ध्यान रखिएगा कि कहां पे कौन सा उद्योग था मौर्योत्तर काल में, पूछ सकता है, पूछा भी गया है कई बार। मथुरा सूती उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। अरिकुमेडी भी सूती उद्योग के लिए प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठान भी। तो एक बनारस जो था ये रेशमी, आज भी आप देखेंगे तो बनारस में रेशम का कारोबार होता है। आगे बढ़ते हैं। श्रेणी संगठन, श्रेणियों का जो सबसे पहला उल्लेख है वो उत्तर वैदिक काल में मिलता है। इनका पहला उल्लेख उत्तर वैदिक काल में मिलता है। जातक कथाओं में 18 श्रेणियों का उल्लेख है। जातक कथाओं में 18 श्रेणियों का उल्लेख। ठीक, श्रेणियां थी क्या, तो भिन्न भिन्न व्यवसाय करने वालों का एक समूह होती थी, उनकी अपनी एक व्यवस्था होती थी, उनका अपना एक अनुशासन होता था, प्रशासन होता था, न्याय की व्यवस्था भी उनकी होती थी, वो अपनी सुरक्षा के लिए वो सेना भी रखती थी। तो विभिन्न व्यवसायिक कार्य समूह, जैसे अगर देखा जाए इनके उदाहरण समूहों के, तो शिल्पी जो उत्पादक वर्ग थे, जैसे धातु का व्यवसाय करने वाले, कुम्हार, लोहार, इन सब से संबंधित जो श्रेणियां थी, स्टील उत्पादक, लोहा उत्पादक, महाजनों की श्रेणियां जो कि ऋण का लेन देन करते थे, सार्थवाह माल ढुलाई, उसकी श्रेणी को सार्थवाह कहते थे, वरीय का जो व्यापार करते थे। इस तरह से अलग अलग श्रेणियों का उल्लेख मिलता है इस समय। सातवाहन काल में श्रेणियों को जो है कुलिक निगम कहा गया।
श्रेणी का प्रमुख जो था वो श्रेष्ठिन, सेठी या जेठक कहलाता था। श्रेणी का जो प्रमुख होता था वो श्रेष्ठिन, सेठी या जेठक कहलाता था। भविष्य के मथुरा लेख में अक्षय निवि यानी कि जो ब्याज पर अपने मूलधन को ब्याज पर देते थे वो अक्षय निवि कहलाते थे, ऐसे धन। तो एवं अनाज पीसने वाली श्रेणी अक्षय निवि, ब्याज पर धन देने वाले और अनाज पीसने वाली श्रेणी का उल्लेख मिल रहा है हुविस के मथुरा लेख में। ठीक है। नाहपान का नासिक अभिलेख एकमात्र अभिलेख है जिसमें पूंजी निवेश से प्राप्त होने वाले ब्याज दर का स्पष्ट निर्धारण है कि किस तरह से ब्याज दर को निर्धारित किया जाए, उसका एक स्पष्ट निर्धारण मिलता है पूंजी निवेश पर नासिक अभिलेख में। एकमात्र अभिलेख है इसका वर्णन करने वाला। ठीक है। तो इस तरह से यह पता चल रहा है कि मौर्योत्तर काल में अर्थव्यवस्था का कितना विकास था, जिसके मूल में जिसको आधार देने वाली कृषि थी। कृषि के अधिशेष से ही विभिन्न तरह के शिल्पों का विकास होता है, श्रेणियों का विकास होता है, अलग अलग समूह में कार्य करने वाली, ठीक है, उनके संगठनों का विकास होता है। अब इन्हीं मजबूत अर्थव्यवस्था का परिणाम यह होता है कि मौर्योत्तर काल में एक पूर्व की अपेक्षा एक अद्वितीय वृद्धि दिखाई देती है व्यापार वाणिज्य में। खासकर हमारा रोम के साथ व्यापार बहुत मजबूत स्थापित हुआ। हमारा जो भुगतान संतुलन था भारत का, वो भारत के पक्ष में था। भारत, इसका उदाहरण आप देखेंगे प्लीनी मिलता है जो दुख व्यक्त करता है कि रोम से बहुत सारा सोना और बहुमूल्य धातुएं भारत चली जा रही हैं। इस बात को लेकर वो दुख भी व्यक्त करता है। तो अगला जो हमारा सेशन होगा उसको हम अलग से रखे हुए हैं, जिसमें हम इस काल के व्यापारिक विकास को देखेंगे, देशी और विदेशी, राज्य अंतरराज्यीय व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार, उसको थोड़ा सा विस्तृत देखेंगे। उसके कौन कौन से बंदरगाह थे, प्रारंभिक परीक्षा में पूछ लेता है, कौन कौन से वो सिल्क रूट थे, कहां से कहां तक जाते थे, उन सब से भी प्रश्न आते हैं। तो उसको एक हम अलग सेशन में देखेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। धन्यवाद।